आज की क्लास की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे कि जो मैंने कहा था कि जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की, उसको गॉस लॉ से रिलेट करके कुछ सवालों में यूज किया जाता है। तो कंबाइंड एफर्ट, अरे टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये मतलब आप टॉपिक का नाम याद करो, मैं तो बस कंबाइंड एफर्ट किस किस का, एक तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एंड दूसरा आपका गॉस लॉ। कहाँ पे कैसे ये चीजें यूज हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको यूं दिया गया कि these are two concentric metallic cells, concentric metallic cells separated by a weakly conducting medium। मतलब बीच में कोई परफेक्ट कंडक्टर नहीं लगा रखा, हल्का फुल्का कंडक्शन होता है, कम कंडक्शन होता है, लेकिन एक वीकली कंडक्टिंग मीडियम इनके बीच भरा हुआ है। इस तरह का ये पार्ट है, ठीक है। और इस मीडियम की कुछ जैसे आपको कंडक्टिविटी दे दी, मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा। एक बार ये बताओ, कुछ समझ आ रहा है क्या सिचुएशन आपको दी है? हाँ भाई बताओ, समझ आ रहा है क्या सिचुएशन दी है? दो मेटल के सेल है, बीच में एक हल्का सा कंडक्टिविटी का मीडियम रखा हुआ है। ये वीकली मतलब कौन सा वीक है? ये क्या मतलब है इस बात का? ये वीक कमजोर, कम कंडक्ट करेगा। हाँ, ये सब साप्ताहिक नहीं है कि हर सप्ताह कंडक्ट करता है, वो नहीं है, ठीक है। पुअर कंडक्टर है लेकिन कंडक्टिविटी कुछ है। अच्छा, इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज है -Q, इन दोनों सेल्स पे, एंड दीज चार्जेस आर मेंटेन्ड। हालांकि ये कंडक्टिंग है, तो अगर कंडक्टिंग होगा तो थोड़ी देर में चार्ज खत्म हो जाएगा, एक से दूसरे तक जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन में दिया कि दीज आर मेंटेन्ड, मतलब जैसे कोई बैटरी लगा के आप जाने दो, जितना जा रहा है, जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज आता भी जाएगा। तो दीज आर मेंटेन्ड मतलब एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखा गया है इनके बीच में, ये, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि फाइंड द करंट, हम ये एक स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं, फाइंड द करंट फ्लोइंग फ्रॉम इनर सेल टू आउटर सेल। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये हमारा कोई नॉर्मल सर्किट की तरह दिख रहा है क्या ये सवाल? जैसे हम V बराबर IR या उस तरह का कोई पार्ट, ऐसा कुछ नजर आ रहा है इस सवाल में? शायद मुझे तो नजर आ नहीं रहा है, आप बताओ अगर मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं, है ना। और फिर भी इन्होंने पूछ लिया करंट, ये चार्ज मेंटेन कर रखे हैं। अगर ये चार्ज मेंटेन कर रखे हैं तो इन चार्जेस के लिए तो सिचुएशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, है ना, समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन कुछ चार्ज फ्लो भी करेगा, जितना फ्लो करेगा उतना ही आपने दे दिया, तो कुछ फ्लोइंग चार्ज के लिए करंट वाली सिचुएशन भी आ गई है। करंट वाली सिचुएशन आएगी तो वहां पे ये ओम्स लॉ की बात होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन आई तो वहां पे गॉस लॉ की बात होगी। तो ये एक बार आप सोचिए, मैंने ऊपर हिंट लिखा हुआ है कि किस तरह करना है, आप सोचिए और कोशिश कीजिए कि क्या ये हो सकता है।
अच्छा आप यही बताओ कि आपने नोट कर लिया क्या क्वेश्चन? तो मैं ही करवा दूं ये किस तरह से होगा? बताओ, करें इसे सोल्व? yes. देखो समझना, लेकिन समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात भाई, कुछ भी करंट यहां से चल के जा रहा होगा वो बिल्कुल लगातार चल रहा होगा, क्योंकि अगर आपने इसको क्यू पे रखा, इसको माइनस क्यू पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा आपने। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है तो चार्ज चलेगा, लेकिन आप मेंटेन भी कर रहे हो, बाहर से देते भी जा रहे हो, तो वहां तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है और यहाँ करंट वाली सिचुएशन है। तो आपने क्या किया, एक थोड़ी देर के लिए एक जैसे सरफेस एज्यूम की। अब ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, इसका क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, अब ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये आपने कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस एज्यूम की, क्लोज्ड सरफेस। सपोज मैं इसमें कोई भी एक छोटा सा एरिया मानता हूं ds, तो ds एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर, और करंट भी चलेगा फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, इस तरह से चलेगा q से माइनस q की तरफ। तो जो j वेक्टर होगा, हमने पढ़ा है ना, j वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होता है, j वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ है, और इवन जो e वेक्टर है वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होगा। तो यहाँ जो e वेक्टर होगा, e, वो भी बाहर की तरफ ही होगा। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये तीन वेक्टर यहाँ नजर आ गए हैं क्या इस पर्टिकुलर ds की लोकेशन पे? Yes, sir. E वेक्टर इन दोनों की वजह से, J वेक्टर फ्लोइंग करंट की वजह से, और ds वेक्टर वो ज्योमेट्री की वजह से। तो ये तीनों आपके एक ही तरफ बन गए हैं। अब अगर हम इसको लेके चलें, मैं थोड़ी जगह बनाऊं यहाँ, देखो मान लो इतने से पार्ट में से di करंट निकला, और जो टोटल करंट निकला होगा वो मुझे निकालना है, वो I है। टोटल करंट जो जा रहा है अंदर से बाहर की तरफ वो I है। तो क्या मैं I को ये लिख सकता हूं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ j डॉट ds? पढ़ा था क्या हमने या नहीं, बताओ किसी क्लास में? di होता है j डॉट ds और वहां से I ये हो जाएगा। Yes, sir. इस छोटे से पार्ट में j डॉट ds होगा, तो पूरा करंट I, करंट फ्रॉम इनर टू आउटर सेल, ये आपको हो जाएगा j डॉट ds, है ना भाई? ये चीज हमारी समझ आ गई है, ठीक है? यही हमें निकालना है, अब इसमें j डॉट ds कहां से लेके आए? तो ये तो करंट की डेफिनेशन है, करंट और j के बीच का रिलेशन है भाई, ओम्स लॉ। अगर आप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लगाते हो ओम्स लॉ की, तो हम ये जानते हैं j वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और j यहाँ करंट डेंसिटी है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलते चलो, समझ आ रहा है नहीं मेथड यहाँ तक? ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो क्या मैं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस करना है, इधर तो मैंने किया इंटीग्रल j डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस, उधर बनेगा इंटीग्रल सिग्मा e डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस। एक बार आप ये बताओ क्या इससे ये रिलेशन आ गया समझ? कैसे बनाया मैंने? ये क्यों किया भाई, इससे ये क्यों किया? क्योंकि मुझे I चाहिए और j डॉट ds ही मेरा I है, इसमें से टोटल करंट जो निकल के जाना है। बताइए मुझे, क्या इससे ये स्टेप समझ आया? क्या किया है? हाँ भाई बोलो, क्लियर है कि नहीं? अच्छा बोलिए एक बार, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। Yes, sir. Clear है. ठीक है, एक सेकंड वॉल्यूम चेक करता हूँ, सही है यहाँ तो, ठीक है।
देखो अब इसके बाद देखिए, इंटीग्रल जेड और ds को मैं क्या लिख सकता हूं, ये di था और उसका इंटीग्रेशन, तो पूरा करंट i बन गया इनर से आउटर की तरफ, पूरा करंट i। सिग्मा मीडियम का हर जगह कांस्टेंट है, आप कहीं इंटीग्रेशन कर लो सिग्मा हर जगह कांस्टेंट है, और ये बना इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब मुझे ये बताओ इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्या होता है क्लोज सरफेस पे, किस चीज को, फ्लक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो आई आपका आया सिग्मा इनटू फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। अब आप दूसरी चीज का यूज करो, मैंने इसके साथ क्या लिखा है, अब आपको क्या यूज करना है, गॉस लॉ यूज करना है। बाय गॉस लॉ बाय गॉस लॉ आप ये बताओ इसके अंदर कितना चार्ज है, इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू। अच्छा यहाँ नहीं है क्या चार्ज, ये हमने कहा था फ्लोइंग चार्ज है, तो क्या यहाँ नहीं है क्या चार्ज, बताना। हम कह रहे हैं ना कि यहाँ से अब एक चीज सुनो, अब एक चीज सुनो, कोई चीज अगर न्यूट्रल है, कोई चीज अगर पहले न्यूट्रल है, कोई चीज अगर पहले न्यूट्रल है और उसमें करंट फ्लो करता है तो उस पर कभी चार्ज नहीं आता। न्यूट्रल चीज न्यूट्रल ही रहेगी, क्योंकि उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव रहेगा। हाँ कुछ नेगेटिव चार्ज फ्लो कर गया तो उतना पीछे से आ जाएगा, बात एक ही है। आगे गया तो उतना पीछे से एंट्री ले रहा होगा, इधर से यूं यूं चल रहा होगा ये। अब आप ये बताओ क्या ये मीडियम चार्ज था कि न्यूट्रल था, कहीं दिया है कि मीडियम पे कोई चार्ज है, क्या कहीं मीडियम था, न्यूट्रल था, मीडियम पूरा न्यूट्रल था। तो करंट फ्लो होने से मीडियम चार्ज नहीं होता है, वो अभी भी कैसा रहेगा, न्यूट्रल। मतलब इतने पार्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। हाँ कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव, मान लो कुछ पॉजिटिव आगे निकला तो कुछ पॉजिटिव यहाँ से एंटर कर रहा होगा, लेकिन ओवरऑल ये पार्ट क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल ही रहने वाला है। अभी बताओ ये समझ आए ना। तो इसके लिए जो फ्लक्स में लिखूं दैट शुड बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो क्यू इन है वो हमें दिख रहा है, इसके अंदर केवल कितना चार्ज है, क्यू। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहां पे मैंने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया, जो उसको आई लिखा, और अब मैं इसके बाद पुट इन इक्वेशन 2। सर जो मैग्नेट और मैग्नेटिक फोर्स होता है ये किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से, कुछ और रीजन होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कूलम इंटरेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कूलम इंटरेक्शन नहीं होता, एक और इंटरेक्शन होता है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वो वाला। ठीक है, यस सर। ठीक है, अभी आ जाओ इसको पूरा कर लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आपने रखा, तो बताओ करंट कितना आ रहा है, सिग्मा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अब यार एक बात बताओ, जनरली बच्चे सोचते हैं कि एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवालों में आता है, करंट के सवालों में उनके दिमाग में भी नहीं रहता कि एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या यहाँ आ गया कि नहीं आंसर में एप्सिलॉन नॉट, करंट वाले के? यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए शायद अभी तक इस चैप्टर का सबसे नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले भी नए नए आए हैं, लेकिन वो इसी चैप्टर के थे, परंतु इसमें आपने गॉस लॉ को इंक्लूड कर दिया जो पिछले चैप्टर का है। तो एक बार बताओ क्या ये समझ आया सभी को यहाँ तक? यस सर। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, मैं वेट करता हूँ, फिर मैं इसमें चेंज करके कुछ और दूंगा आपको। सर जो सेल होते हैं, बैटरी होती है, हाँ ये मतलब अगर वैसे रखे तो यूज नहीं होगी, तो मतलब बैटरी खर्च नहीं होगी ना, उतनी रहेगी ना चार्ज जितनी है मतलब पहले से ही ना, ऐसा भी नहीं है। मतलब अक्सर हम प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरेटिकली तो हम यही मानेंगे कि हाँ जितनी बैटरी है, जितने की थी उतनी रहेगी, लेकिन अगर नॉर्मली आप बैटरीज को ऐसे रख दोगे तो धीरे धीरे वो पोटेंशियल डिफरेंस देना बंद कर देती है बिल्कुल। क्यों होता है सर? ये हम चलेंगे अभी उसमें, बैटरी वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे ना, अभी हुआ नहीं हमारा वो पार्ट स्टार्ट, बैटरी के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। देखो चैप्टर बड़ा अच्छा सा चैप्टर है और बड़ा सा चैप्टर है, इसमें खाली सर्किट नहीं है, बहुत सी चीजें आती चलेंगी। इसीलिए मैंने ये आपका जो छुट्टियों का टाइम है 1-1 घंटे का, मतलब है 6-7 घंटे हम ये भी यूज कर लें,
इसीलिए मैंने क्लास कंटिन्यू की है यहाँ पे बीच में ना। हो गया नोट? यस सर। अच्छा भाई, बाकी बच्चे भी एक मिनट कुछ थोड़ा बहुत जवाब दीजिए। क्या ये समझ आया कि नहीं आया बताओ, गॉस लॉ से कैसे रिलेट हुआ है? यस सर। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर इसी काम को कंटिन्यू करेंगे और इन चीज़ों इन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपसे पूछते चलेंगे। मिटाऊं मैं ये पहला? यस सर। अब देखो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कितनी काम आ गई। अब यहाँ v बराबर आई आर कहीं काम ही नहीं आ रहा, और ये वाली फॉर्म काम आई है। जैसे मान लो इसकी बजाय अगर इसी सवाल में ये q और माइनस क्यू देने की बजाय, वैसे q और माइनस क्यू देते हैं तो थोड़ा और भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मान लो इसी तरह से आ जाए कि ये दो अगेन कंसेंट्रिक मेटालिक सेल्स हैं, these are two concentric metallic cells। अरे ऐसे तो बच्चे नहीं रह गए जो 11:30 का वेट कर रहे हो। अभी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 27, मतलब ये तो 25-24 बच्चे हैं, कुछ कम है मुझे लगता है। क्या 2-3 बच्चे ऐसे भी बच्चे लगते हैं जो कभी मैसेज ही ना देखो। टू कंसेंट्रिक मेटालिक सेल्स सेपरेटेड बाई, कोई सेम में ले रहा हूं, अ वीकली कंडक्टिंग मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा। लेकिन इस बार क्यू और माइनस क्यू देने की बजाय आपको ना इनके रेडियस दे दिए, ये ए और ये बी। ये पूरा मीडियम भरा हुआ है, वीकली कंडक्टिंग मीडियम, और साथ ही साथ ये दे दिया कि भाई इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है कितना, V। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन। सवाल जो है अगेन, फाइंड करंट फ्रॉम इनर टू आउटर सेल। मैंने कुछ चीजें चेंज की हैं, लेकिन तरीका आपको पता है, तो आप बड़ी आराम से एक बार कोशिश कीजिए कि कैसे ये चीज हमें ट्राई करनी चाहिए।
क्या चेंज क्या है पिछली बार और इस बार में? आप एक बार मुझे बताओ पिछली बार आंसर क्या आया था, मैं उससे आगे प्रोसीड करूंगा। सिग्मा क्यूब बाय एप्सिलॉन। फिर से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो यार हमें एक चीज तो पता लगी चुकी है कि अगर यहाँ Q और माइनस Q चार्ज दिए हों तो जो करंट चलता है टोटल वो I निकल के आया था सिग्मा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका I निकल के आया था सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इस बार चेंज क्या कर दिया, ये Q और माइनस Q की बजाय ये दे दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया है। आप चाहे चार्ज दे दो चाहे V दे दो। अब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज कि अगर यहाँ Q और यहाँ माइनस Q चार्ज मानते हैं उसकी बजाय अगर पोटेंशियल डिफरेंस माना है तो इनमें और V में क्या रिलेशन है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, लेट यहाँ का पोटेंशियल है V1 और लेट यहाँ का पोटेंशियल है V2। तो अब इससे मैं आगे प्रोसीड करूं तो एक ही तो काम करना है मुझे कि फाइंड Q इन टर्म्स ऑफ V, है ना भाई? बताओ समझ आ रहा है क्या करना है? अगर Q आ जाए इन टर्म्स ऑफ V तो मैं पुट कर दूंगा, वहां बन जाएगी बात। यार ये तो मुझे लगता है आपने कई बार पोटेंशियल लिखने सीखे हैं। सबसे पहले V1 लिखवाओ। V1 है क्या कर रहे हैं? चलो ठीक, आप करो 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 करो, कीजिए एक बार ट्राई इसे आगे। फोर पाई सिग्मा V A B अपॉन, बताओ बताओ। 4 पाई सिग्मा V A B अपॉन B माइनस A। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 4 पाई सिग्मा V A B अपॉन B माइनस A, ये आपका करंट होगा। बिल्कुल सही निकाला आपने। तो यार ये वो कुछ अच्छे सवाल हैं जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट का मिक्सअप हो रहा है। आमतौर पे बच्चा सोचता है यार करंट का मतलब तो है चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रेस्ट, तो मिक्स होंगे ही नहीं। लेकिन इन सवालों में वो चीज मिक्स हो रही है। और किसी का आया ये आंसर अंकित के अलावा, और किसी का? अच्छा ठीक है, अब बाकी बच्चे ना मुझे ये लिखवाते चलेंगे। चलिए नीरू मैं आपसे शुरुआत करता हूं। नीरू जी लाइन हाजिर हो। ये बताओ V1 यहां का पोटेंशियल ड्यू टू Q कितना होगा? ड्यू टू Q, इस Q की वजह से यहां का पोटेंशियल कितना होगा? इस Q की वजह से यहां का पोटेंशियल। एक सेल जिसपे Q चार्ज होता है उसकी वजह से कहीं बाहर पोटेंशियल लिखना होता है तो सारे चार्ज को समेट के सेंटर पे रख दो और KQ भाई यार। अंदर लिखना होता है तो KQ अपॉन रेडियस, और सरफेस पे भी लिखना होता है तो KQ अपॉन रेडियस। क्या याद आ रहा है ये ऐसा कुछ? यस सर। है ना? तो अब बोलो, अब लिखो ये मुझे
कि ड्यू टू क्यू, बताइए क्या होगा यहाँ यहाँ K into क्यू डिवाइडेड बाई इसका रेडियस कितना है, इस गोले का रेडियस A ए, और प्लस यहीं पे दूसरे की वजह से k इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, अब उसके लिए ये पॉइंट अंदर है कि बाहर है, उस बाहर वाले अंदर। गोले अंदर है ना, अंदर है तो मैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से डिवाइड करूं या उस गोले के रेडियस से, किससे डिवाइड करें, सेंटर से डिस्टेंस लें या रेडियस से डिवाइड करें, बाहर वाले के सेंटर से। अगर एक कोई भी सेल है उस पे चार्ज क्यू है, उसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई पॉइंट लिया तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर नहीं आता, बल्कि के क्यू अपॉन रेडियस आया करता है। जितना सरफेस पे होगा वही अर्जिंग होगा, तो डिवाइडेड बाई के माइनस क्यू अपॉन बी। भाई ये बताओ एक बार, ये समझ आया कि नहीं आया V1। अब आप V2 लिखो, V2 अगेन वही बात है, V2 ड्यू टू Q एंड प्लस V2 ड्यू टू माइनस Q। बताइए क्या होगा, ड्यू टू Q बाहर, इसकी वजह से बाहर लिखना है तो इसका रेडियस लें कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लें, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बिल्कुल सही होता है, तो के क्यू अपॉन बी प्लस बाहर वाले के लिए वो खुद ही सरफेस पे है तो उसके रेडियस से डिवाइड कर दें तो माइनस के क्यू है ना। अब मुझे V चाहिए, V का मतलब है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये मुझे चाहिए। तो मैं V मतलब V1 माइनस V2, अगर आप V1 माइनस V2 करोगे तो आप ये देखो ये वाली पूरी टर्म एज इट इज कैंसिल हो रही है ना, और ये बचा के क्यू 1/a माइनस 1/b। अब मुझे ना इसकी मदद से वो क्यू गायब करना है, यहां से मैं क्यू निकाल लूं तो यहां से क्यू आ रहा है। अच्छा ये जो के आपका है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v डिवाइडेड बाई 1/a माइनस 1/b, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको उसमें यूज करूं तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 में यूज किया तो करंट आ रहा है I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्यू। सर एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v, अभी करते हैं उसको भी कैंसिल, 1/a माइनस 1/b, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और मेरा करंट का आंसर आ रहा है 4 पाई सिग्मा v, v है पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाई 1/a माइनस 1/b। ये आपका टोटल करंट आया, और मुझे लगता है ये और ये सेम है ना, एलसीएम लेके ऊपर भेजोगे इन्हें। यस सर। हाँ तो ये भी आप नोट कीजिए, ये आपका हुआ उसी सवाल का सेकंड पार्ट, हम उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आप नोट करते चलें। ये वाला पार्ट समझ तो आ ही गया होगा आपको ढंग से। ये क्या लिखा रहा है, लेस देन 1 मिनट, ये 40 मिनट टाइप क्लास चल रही है क्या आज? यस सर। तो दोबारा लिंक आएगा? पता नहीं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बाय।